नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंसियन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई दिनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत यूथ टेंशन के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि क्यों हो जाता है, किस कारण हो जाता है, लेकिन कारण से ज़्यादा मैं उसके निवारण और उसके निदान के बारे में ज़्यादा बताती हूँ, क्योंकि कारण बहुत सारे होते हैं, छुपे होते हैं, अंदरूनी होते हैं और कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस होती हैं जिसकी वजह से एक युवा या कोई भी व्यक्ति प्रौढ़ है वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो हमको उसको दूर करने के उपाय ढूंढने हैं, उसे कई हद तक दूर करना है। तो पिछले कई वीडियोज़ में मैंने उसके निदान और समाधान के बारे में बताया है। आज मैं एक और विषय लेती हूँ कि यदि युवा या जो बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद यदि मान लीजिए 4th-5th क्लास के हैं तो अच्छे से वो रीडिंग कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो वहाँ उनको और बड़ों को, बुजुर्ग तो वो पढ़ते ही पढ़ते हैं अपना समय गुजारने के लिए या जानकारी करने के लिए, या उनकी हैबिट में शुमार हो जाता है। लेकिन मैं ये मैसेज विशेषकर युवाओं को देना चाहती हूँ जो कि आज के व्यस्तता वाले भरे जीवन के में है, या पढ़ाई हो गई तो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल गई है तो बहुत दूर मिली है या शहर से बाहर है, या वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है उस नौकरी से, बहुत से नहीं पढ़ती है, या फेलियर हैं लव में, अफेक्शन में, या किसी इमोशनल उसमें गैदरिंग में नहीं जा पाते, इमोशनली हर्ट हैं किसी वजह से, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। और इस तनाव में रहते रहते वो कभी कभी बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि यदि वो एक हैबिट की तरीके से बना लें, जैसे रोज़ रोटी और पानी होता है, ज़रूरी होता है, उसी तरीके से समाचार पत्र भी मेरे लिए तो है, हमारे घर में सभी लोग पढ़ते हैं और डेली पढ़ते हैं, तो उसको भी एक रूटीन की तरह बना लें, एक आदत में शुमार कर लें, तो आपको नॉलेज तो बढ़ेगी ही, लेकिन दुनिया जहाँ की आपको खबर भी मिल जाएगी, कहाँ क्या हो रहा है, किस कोने में कब हुआ, क्या हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा। और आपका डाइवर्जन, जो आपकी नकारात्मक विचार आपके आ रहे हैं, उससे आप कट ऑफ हो जाएंगे और आपके दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। तो क्यों ना हम लोग समाचार पत्र, जो कि सस्ता भी है, रोज़ आता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको चाव से पढ़ते हैं। तो मैं आज मैं बताती हूँ आपको कि समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं। तो देखिए, मनुष्य, आप तो सुनते ही आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इस प्राणी के अंतर्गत ज्ञान है, विवेक है, रीजनिंग है, वो कुछ कर सकता है, या बुद्धि है। तभी तो हमको जानवरों से और मनुष्यों को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं, हमारे में ज्ञान है, और इस ज्ञान की पिपासा ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और कई साधनों को वो इकट्ठा करना चाहता है, और आज हैं भी। आज रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, मोबाइल भी है। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिससे कि आपको जानकारी हासिल हो जाती है। लेकिन समाचार पत्र आज हमारे जीवन में बहुत एक सस्ता और बहुत ही अच्छा मतलब ज़रिया है, जिसमें कि दुनिया भर की खबर आपको एक जगह मिल जाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव हो, या फिर खाने पीने का हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, राजनीति से संबंधित हो, खेल कूद से संबंधित हो, कल्चर प्रोग्राम से संबंधित हो, कोई भी चीज़ हो, कहाँ कब हुआ, कब घटित हो रहा है या होने वाला है, या कल का जो एक टाइम टेबल है, वो सब इस समाचार पत्र में एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमको एक जगह प्राप्त हो जाता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे हैं। तो समाचार पत्र में जैसे अभी हमने कहा कि कहाँ पर क्या घटित हुआ है, किस देश की गतिविधियाँ क्या हैं, यह बात हम घर बैठे बैठे समाचार पत्र से प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन में जितना महत्व खाना पीना, रोटी,
पानी का होता है, उतना ही समाचार पत्रों का भी होता है। आज के समय में समाचार पत्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। समाचार पत्र की शक्ति असीम है, परम है, और प्रजातंत्र शासन में इसका बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि देश की उन्नति और अवनति, पतन और विघटन, उत्थान और पतन दोनों समाचार पत्रों पर निर्भर करता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भी समाचार पत्रों और उनके संपादकों का विशेष योगदान रहा है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले समाचार पत्रों पर ही जाता है, ठीक है। और जिस दिन हम समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, हमारा यह दिन सूना सूना सा प्रतीत होता है, अजीब सा लगता है, खालीपन सा लगता है, वैक्यूम से हो गए हैं, ये हमारे में फीलिंग आती है। तो और आज के समय में रोज़ हम पूरे संसार में समाचार पत्रों के द्वारा समाचारों का विस्तृत वर्णन घर घर में पहुंच जाता है। वर्तमान समय में संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित होती है तो हम उसकी खबर हमारे पास इस न्यूज़पेपर या अखबार के माध्यम से हमारे पास तक आ जाती है। तो कितना अच्छा है, आप सोचिए कि हमारे लिए उत्तम ही उत्तम है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर के और क्या फ़ायदे हैं। कुछ मैंने नोट किए हैं एक दो जगह से, और जो कि वो किसी के कथन के अनुसार हैं, किसी महापुरुष के द्वारा कहे गए हैं, वो मैं आपके सामने बताती हूँ। कि न्यूज़पेपर्स कैरी द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड जनरल नॉलेज, हमारी जनरल नॉलेज को, वोकैबुलरी को हमारे को इंक्रीज़ करती है। Newspapers provide news about a country's economic situation, sports, games, entertainment, trade and commerce. Reading newspaper makes a good habit and it is already part of the modern life. जब हमको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतने सारे हम समाचार पत्रों से हम कुछ हासिल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने इसको जीवन में उतार लें। Reading newspaper is a good habit that can provide a great sense of educational value. It carries information about politics, economy, entertainment, अभी बात कर रहे थे, sports, business, industries, trade and commerce. With this habit, it will not only enhance your knowledge about general information, but it will likewise improve your language skill and vocabulary. हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स है एंड वोकैबुलरी है उसको भी बढ़ाती है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, उसको भी अच्छा बनाती है। Many people have habits of reading daily newspapers that their days seem incomplete without taking hold of early morning newspapers. Here are some of the benefits that you can get by reading daily newspapers. Like, newspapers carry the news of the world. Newspapers provide news about a country's economic situation, sports, games, etc. तो मैं बस आपको सामने यही संदेश देना चाह रही थी, मैसेज देना चाह रही थी कि देखिए, युवा में गर्म खून भी होता है, उसमें कुछ कर गुजरने की भी एक ललक होती है और करते भी हैं, लेकिन जब चारों तरफ से उसको निराशा कभी कभी मिल जाती है तब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, अकेलापन महसूस करता है और अवसाद का शिकार होने लगता है। गुस्सा आना, शुरू में तो क्या होता है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, किसी से बोलना नहीं, चीज़ें उठाना फेंकना करने लगता है, और अंतिम परिणाम इसका ये होता है कि वो अपने को हार्म पहुंचाने लगता है। तो इससे बचने के लिए कोई ना कोई हैबिट को यूथ को पालना ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं ये समाप्त करती हूँ, लेकिन मैं अपने इस वीडियो के साथ साथ एक मैं उदाहरण भी लोगों का देती हूँ, साथ में एक कर्मवीर के बारे में भी आपको बताती हूँ कि देखिए कितने कठिनाइयों से, परेशानियों से गुजरने के बाद भी उनमें हौसला ये रहता है और कि कुछ करें, और कठिनाइयों में करते हुए भी वो एक मुकाम पे पहुँचते हैं, एक मंजिल पे पहुँचते हैं, और मंजिल पे पहुँचने के बाद वो एक नामी गामी व्यक्ति हो जाते हैं। तो क्या बुरा है
कि हम अवसाद को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो करके कुछ लोगों की प्रेरणा से कुछ सीखें। तो मैं आज एक ऐसे शख्स की बात करती हूँ जो कि बहुत यंग हैं, मात्र अभी ये 37-38 साल के हैं। तो इनका परिवार बॉम्बे में है और बॉम्बे में इन्होंने 4 नवंबर को 1985 को एक बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा निखिल। जी हाँ, मैं अनिल शर्मा और उनकी माताजी की उनकी पत्नी की बात कर रही हूँ, निखिल शर्मा की माताजी की बात कर रही हूँ। उस समय ये बहुत परेशान इसलिए थे कि इनकी माता को जब ये गर्भ में थे तो 6वें महीने में बहुत सीवियर जॉन्डिस पीलिया हो गया था और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और ये कह दिया था अनिल शर्मा जी से कि आप या तो पत्नी को चुनिए या बच्चे को चुनिए, दोनों के जीवन में से किसी एक को या हम बचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी पत्नी को प्राथमिकता दी और कहा कि जब पत्नी बच जाएगी तो भगवान की दया हुई, फॉर गॉड ग्रेस, तो हम दूसरा बच्चा भी हमारे पास रहेगा। लेकिन फिर डॉक्टरों ने रिस्क ले करके उनको जो हिदायतें दी, जो शर्तें रखी, उनके अनुसार वो दवा पानी सब उसी रूटीन से देते थे, अच्छी खुराक देते थे, मनोरंजन के साधन उनके लिए बांध दिए गए, हर समय उनको खुश रखते थे। और बम्बई में ही वो एक हाजी मस्तानी हाजी के उसमें जाते थे, हर शुक्रवार को जाते थे, पैदल जाते थे और अपनी कामना को या अपनी बातों को उनके सामने रखते थे और वो उनकी इच्छा कबूल हो गई और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और नाम रखा गया निखिल। धीरे धीरे ये 3-4 साल के हुए निखिल। तो क्या हुआ कि निखिल के पिता अनिल शर्मा और दादा में किसी बात को लेके बहस हो गई और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों में इतना मनमुटाव हो गया कि दोनों ने फैसला कर लिया कि हम अलग अलग हो जाएंगे और अलग हो गए। तो ये अपनी पत्नी को लेकर के अलग होके निकले और एक छोटे से अपार्टमेंट में एक कमरे में रहने लगे, लेकिन उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था और बच्चा भी बहुत मायूस था कि क्यों ये अलग हो गए, क्यों नहीं मैं बाबा से मिल सकता, बाबा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और बातें करते थे, हंसाते थे, घुमाने ले जाते थे, चीज़ें दिलवाते थे। ये बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगे और इसी समय इनके बाबा का देहांत भी हो गया, जिसमें कि निखिल के पिता यानी कि अनिल शर्मा बहुत परेशान हुए, बहुत रोए। तो बच्चे के मन में ये आया कि ये क्यों रो रहे हैं, अलग हो गए थे, इसमें क्यों रो रहे हैं, जबकि मैंने पिता को कभी रुहासा भी नहीं देखा, कभी गुस्से वाला भी नहीं देखा, क्या वजह है। खैर बात आई गई हुई और बाबा की मृत्यु के लिए उनको बहुत दुख हुआ कि मैं अब बाबा के साथ बात भी नहीं कर पाऊँगा, मिल भी नहीं पाऊँगा। और करते करते ये लगभग 11-12 साल के हुए और ये 5वीं-6वीं कक्षा में पहुँचे। तो पढ़ने में किताबों से इनका मोह नहीं था, दोस्ती ही नहीं की इन्होंने और 5वें दर्जे में इनका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया, यानी कि फ़ेल हो गए। और घर में ये सोचा गया कि अब क्या किया जाए, इनको भाई आगे कैसे पढ़ाई किया, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। चरम सीमा पे सब एजुकेटेड होते हैं और सब प्रोवोक करते हैं अपने बच्चों को कि पढ़ो पढ़ो, डांट भी पड़ती, मार भी पड़ती है, लेकिन इनके साथ डांट और मार जैसी चीज़ नहीं थी। और पिता ने समझाया, माता ने समझाया और माता भी चट्टान की तरह खड़ी रही कि नहीं बेटा तुम्हें कुछ तो करना ही है, पढ़ोगे। करते करते इन्होंने किसी तरीके से हाई स्कूल किया और रोते झींकते इन्होंने 12th पास कर दिया। 12th पास करने के बाद अब समस्या थी अब क्या करें। तो पिता का इसी समय कारोबार छूट गया था, उनके खुद के मित्र ने उनको कारोबार में धोखा दे दिया था, तो उनका बहुत लॉस हुआ था पैसे का और फिर इतनी किल्लत होने लगी कि आगे कहीं भेजना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने अपने पुत्र यानी निखिल के लिए ही ये डिसीज़न छोड़ दिया कि अब जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। तो लिहाजा इनको होटल मैनेजमेंट में रुचि जगी और होटल मैनेजमेंट में इन्होंने दाखिला लिया और आगे 3-4 साल तक जब पढ़ाई करते रहे तभी इस समय इनके पिता की भी मृत्यु हो गई और कुछ मन उचट सा गया, तो ये लौट करके छोड़ करके चले आए। लेकिन अब क्या करें, बीच में पढ़ाई, तो माता ने इनकी सहायता की और कुछ इंटरव्यूज़ निकले थे जिसमें जेट एयरवेज़ का
और कतार एयरवेज़ का इसमें केबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज़ निकले और बाय द वे दोनों इंटरव्यू में ये सेलेक्ट हो गए। तो इन्होंने जेट एयरवेज़ की बजाय कतर एयरवेज़ को चुना और उसमें ये करीब करीब 5-6 साल तक रहे और खूब देश विदेश घूमे भी, पैसा भी कमाया। और इस दौरान वो काफ़ी सजग हो गए कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। और पिता की मृत्यु के बाद, क्योंकि पिता ये जो कि थे अनिल शर्मा जी, वो मूवी थिएटर के मैनेजर थे और बाद में संस्थापक भी इसके बन गए थे। लेकिन इन्होंने उनकी मृत्यु के बाद और जब ये कतर एयरवेज़ में थे तो उसके बाद 7 साल तक नौकरी करने के बाद इन्होंने अपने पिता का ही व्यवसाय का चुनाव किया। लेकिन इनकी अब दुनियादारी में आना जाना और सब कुछ करने में रुचि थोड़ी बढ़ गई थी। और एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही वो अपना YouTube देख रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति था, वो मोटर बाइक चला रहा था और मोटर बाइक चलाते चलाते वो मोटर बाइक की खूबियों को भी बता रहा था। मतलब मोटर बाइक के से बातें भी कर रहा था, उसकी खूबियों को, उसकी अच्छाइयों को चलाते चलाते बता रहा था। उनको क्लिक कर गया और यहीं से मुंबई कर निखिल का जन्म हुआ। जी हाँ, इनके नाम के आगे मुंबई कर लग गया, इन्होंने स्वयं लगाया और अब उन्होंने अपना एक ब्लॉग बना दिया। ये मोटो ब्लॉगर के नाम से प्रसिद्ध हैं और साथ में ये मॉडलिंग भी करते हैं। हैंडसम है, अच्छे हैं देखने में। जो एक मॉडल की क्वालिफ़िकेशन होती है, जो खूबियाँ होती हैं, वो सब इनमें मौजूद थी। मॉडल बने और अब ये मोटरसाइकिल के अलावा अब जब भी कोई भी कार्य या क्रिया करते थे वो उसके बारे में बताते भी जाते थे और बड़ा रस ले करके बड़े अच्छे से तरीके से बनाते थे। और आज ये 37 वर्ष की आयु में ये लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि ये आज के सबसे युवा अमीर अरबपति की लाइन में खड़े हैं। अरबपति करोड़पति तो हो ही चुके हैं, अरबपति बनने के लिए कुछ ही समय इनका बाकी है। तो देखिए, कोई वर्ष नहीं बीते 37 वर्ष, लोगों की 28-29 साल में शादियां होती हैं या 25-26 साल उनको सेटल होने में लग जाते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ी देर से सेटलमेंट शुरू किया लेकिन निरंतर कुछ करते रहे। होटल मैनेजमेंट का किया, भले उनको छोड़ना पड़ा। कतार एयरवेज़ में काम किया, अपने पिता के बिज़नेस को उन्होंने संभाला और उसके बाद ब्लॉग मोटो ब्लॉगर बन गए और मॉडल बन गए। तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ, यही संदेश देना चाहती हूँ युवाओं को कि प्लीज़ आप लोग हताश नहीं होइए, कोई भी क्षण मत होइए। सबके जीवन में निराशा आती है, उदासी आती है, सब निकलते हैं। आप भी निकलिए, आप भी सोचिए, आप भी अपने को किसी की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़िए, उत्साह दिखाइए। एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, आप ज़रूर कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।